आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। कहानी है आज लुधियाना की। बात है 17 फरवरी यानी संडे का दिन रात की। लुधियाना में एक बड़े कारोबारी रहते हैं, मतलब ठीक ठाक से पैसे हैं। इनका नाम होता है अनोख मित्तल। इनकी एक बीवी होती है जिसका नाम होता है लिप्सी। 2 बच्चे होते हैं। अनोख मित्तल पेशे से कारोबारी हैं। कार की जो डीलर बैटरीज होती हैं इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ठीक ठाक से पैसे कमाते हैं, आमदनी भी ठीक है। अभी 3 महीने पहले ही इन्होंने आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन की है, तो एक नेता भी हैं आम आदमी पार्टी के। तो सब कुछ अनोख मित्तल की जिंदगी में बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। लेकिन तभी 2021 में एक लड़की की एंट्री हो जाती है और उस लड़की से बातचीत शुरू हो जाती है। अनोख मित्तल की बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगती है, दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन अनोख मित्तल के सामने जो सबसे बड़ी बात थी वो थी उनकी पत्नी लिप्सी की। अब जब एक लड़की की एंट्री हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि पति पत्नी में जो है वो मनमुटाव होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, तनाव रहेगा। और यही हुआ अनोख मित्तल के साथ भी। अनोख मित्तल और लिप्सी के जो रिश्ते थे वो अब अच्छे नहीं रहे थे, पहले जैसे नहीं रहे थे। अब अनोख मित्तल डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब लिप्सी से लड़ाई झगड़ा होता उससे डिवोर्स की बात करते, लेकिन लिप्सी डिवोर्स देने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी थी, उसका भरा पूरा परिवार था, 2 बच्चों की बात थी। तो वो कहीं से भी इस बात के लिए राजी नहीं थी कि वो अनोख मित्तल को डिवोर्स दे दे। अब इधर अनोख मित्तल भी परेशान के किस तरीके से जो है वो बीवी से पीछा छुटाया जाए। तभी जब वो अपनी उनके यहाँ एक मुलाजिम होता है, एक उनका नौकर होता है जो उनके साथ कार के डिस्ट्रीब्यूटर तो थे उस कंपनी में, उनके साथ होता है। तो वो उससे जिक्र करते हैं कि मुझे कोई सुपारी किलर मिल सकता है। तो पहले तो वो जो नौकर होता है उनका वो कह देता है कि हाँ साहब, मैं अरेंज कर दूंगा, मिल जाएगा। लेकिन जब वो ये बताते हैं कि उन्हें अपनी बीवी का कत्ल कराना है, बीवी की सुपारी देनी है, तब वो जो नौकर होता है वो डर जाता है और वो नौकरी छोड़कर वहां से चला जाता है। अब इसी तरह वो काफी लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सब पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अनोख मित्तल की अपनी अच्छी बातचीत थी, अब तो आम आदमी भी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, एक नेता भी थे। अब वो कुछ ऐसे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिसके थ्रू ये पता चल सके कि कुछ सुपारी किलर मिल सकते हैं या नहीं। और इसी बीच उनको कुछ सुपारी किलर भी मिले। यानी 2-3 बार इस तरीके से हुआ कि उन्होंने सुपारी किलर से बात की, पैसे दिए कुछ एडवांस, लेकिन सुपारी किलर जो थे वो उनका पैसा लेकर भाग गए और काम भी नहीं किया। अब अनोख मित्तल वही परेशान रहते हैं कि आखिर किस तरीके से एक जो लिप्सी इनकी बीवी है इसको कैसे हटाया जाए रास्ते से। अब उनको तभी 3-4 और सुपारी किलर्स के नंबर मिल जाते हैं। उनमें से एक से बात सेट हो जाती है, 2.5 लाख रुपए में सुपारी तय हो जाती है। सुपारी तय होने के बाद 50,000 रुपए एडवांस भी दे दिए जाते हैं। लेकिन अब अनोख मित्तल के सामने बात थी कि किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाए जिससे कि लिप्सी रास्ते से भी हट जाए और कहीं भी इस पूरे हत्या में अनोख मित्तल का नाम नहीं आए। अब जनवरी से ये प्लानिंग चलनी शुरू हो जाती है, यानी जनवरी 2025 से 17 फरवरी 2025 को लिप्सी के साथ ये हादसा हुआ था। अब जनवरी से प्लानिंग करनी शुरू कर दी जाती है, बहुत दिमाग लगाया जाता है कि लोगों तो लोगों, लेकिन पुलिस को भी कहीं शक न हो। अनोख मित्तल ये चाहते थे कि इस केस में जो भी वो करने जा रहे हैं पुलिस भी उनके ऊपर शक न करे। अब पूरी प्लानिंग के तहत अब सबसे पहले अनोख मित्तल ये सोचते हैं कि मुझे सबसे पहले लोगों को, रिश्तेदारों को और सबको ये दिखाना है कि मेरा और जो बीवी के बीच झगड़ा था, काफी टाइम से चलता था, कि अब हम लोगों के रिश्ते सुधरने लगे हैं। इधर वो बीवी से भी इस तरीके से बात करता है कि हाँ मैं गलत था, मैंने ऐसे ऐसे किसी लड़की के चक्कर में पड़ा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने रिश्ते सुधारने हैं, इस तरीके की बातें करता है। तो लिप्सी भी सोचती है कि चलो पति वापस तो आ रहा है मेरे पास, गलती हो जाती है सब इंसानों से। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस सब प्यार के झूठे दिखावे के पीछे कितनी बड़ी एक साजिश रची जा रही है। अब वो एक दिन लिप्सी को बोलता है, और ये दिन होता है 17 फरवरी 2025 का, कि चलो बहुत दिन से हम कहीं गए भी नहीं है, तो क्यों ना हम एक डिनर डेट प्लान करते हैं, डिनर पर चलते हैं। बहुत टाइम से हम लोग साथ भी कहीं नहीं निकले, हमारे रिश्तों में इतनी खटास थी, हम कहीं बात भी नहीं करते थे ठीक से, तो अब मैं चाहता हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छे से रहे हमारे बीच में। अनोख मित्तल जो है लुधियाना से 25 किलोमीटर दूर पर एक बहुत अच्छा रिजॉर्ट होता है जो हाईवे से लगा होता है। उस रिजॉर्ट में सभी कुछ होता है, म्यूजिक होता है, बुफे था, डांस था, सब कुछ था। तो वहां पर उनको ले जाते हैं लिप्सी को, बाकायदा डांस वांस की अपनी वीडियो भी बनाते हैं।
वीडियो बनाकर स्टेटस पर अपलोड भी करते हैं, फोटोज भी लगाते हैं। मतलब उन्हें ये दिखाना था रिश्तेदारों को और सब दोस्त वगैरह को कि अब उनका और उनकी बीवी के जो रिश्ते थे जो खराब थे वो अब अच्छे हो चुके हैं, अब इस तरह की कोई बात ही नहीं है। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि इसके बाद क्या ही होने वाला है। अब अनोख मित्तल लगभग 11 साढ़े 11 बजे उस रेस्टोरेंट में पहुंचे थे, उस रिजॉर्ट में पहुंचे थे। डांस करते हैं, खाना वाना खाते हैं। लगभग रात के 1 से सवा बजे का टाइम होता है जब वो उस रिजॉर्ट से अपनी पत्नी को लेकर वापस निकलते हैं। अब जब वापस निकलते हैं, जाहिर सी बात है फरवरी है, थोड़ी सर्दी है, तो सन्नाटा हो ही जाता है और हाईवे जैसी जगह। अब जब वो हाईवे पर निकलते हैं तो दूर दूर तक कोई नहीं, पूरा सन्नाटा हाईवे पर होता है। तभी अनोख मित्तल अपनी गाड़ी रोकते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं कि मुझे एक नेचुरल कॉल यानी कि मुझे वॉशरूम जाना है। और वो उतरकर गाड़ी से कुछ दूर पर जाकर खड़े हो जाते हैं और गाड़ी की जो पार्किंग लाइट होती है वो ऑन कर देते हैं और गाड़ी साइड किनारे से ही लगाकर खड़ी करते हैं। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी आकर उनकी गाड़ी के पीछे रुकती है। कुछ लोग उतरते हैं और आगे जब जहाँ लिप्सी बैठी होती है उसके ऊपर आकर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर देते हैं। चाकू से वार करने के बाद जो भी ज्वेलरी, कैश वगैरह जो भी लिप्सी के पास था वो सब उससे छीन लेते हैं। छीनने के बाद इतने में लिप्सी चिल्लाती भी है, अनोख अनोख करके अपने पति को आवाज भी देती है। लेकिन तभी उनमें से वो सारे लोग सोचते हैं कि अब लिप्सी जो है वो मर चुकी है। उसे इसी हालत में छोड़कर गाड़ी से उतारकर साइड में डाल देते हैं। डालने के बाद अब वो पीछे उनमें से एक बंदा जाता है, वो अनोख मित्तल के एक हाथ पर और एक पैर पर भी चाकू से वार करता है। वार करने के बाद वो गाड़ी लेकर के निकल जाते हैं। अब अनोख मित्तल भी वहीं पड़े हैं उल्टे और बेहोशी का नाटक कर रहे हैं और उनकी बीवी वो भी वहीं पड़ी है जो खून से लथपथ है। तभी उस हाईवे पर एक और छोटा सा ढाबा होता है और उस ढाबे का जो मालिक है उसका रोज का रूटीन होता है कि वो पैदल ही, उसका पास में घर था तो वो पैदल अपने घर जाता था। अब वो उस रास्ते से गुजर रहा होता है, वो देखता है कि एक लेडी पड़ी हुई है खून से लथपथ, उसकी कराने की आवाज निकल रही है और उसी के थोड़ा सा आगे एक आदमी भी पड़ा हुआ है। वो वहीं से अपने फोन से पुलिस को कॉल मिलाते हैं। पुलिस को कॉल मिलाने के बाद पुलिस वहां पर आ जाती है। जब पुलिस आती है तो वो देखती है कि दोनों पड़े हुए हैं। अनोख मित्तल को भी उठाया जाता है, उनकी बीवी को भी उठाया जाता है। दोनों को पास के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। अब ये रात की बात थी, लगभग 2:30-3 बज चुके थे। इस बात को एडमिट हो जाते हैं, दोनों का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है करना। अब सुबह होते होते जो लिप्सी होती है वो बेहोशी की है हालत में अपना दम तोड़ देती है, यानी कोई बयान पुलिस को दे ही नहीं पाती है। अब पुलिस के पास बचे थे सिर्फ अनोख मित्तल। अब जब अनोख मित्तल पुलिस को कहानी सुनाते हैं तो पुलिस को लगता है कि एक लूट का मामला था, लूट के चलते लिप्सी की हत्या हो गई है, वार उसके ऊपर ज्यादा हो गए हैं। अनोख मित्तल बताते हैं कि मुझे भी, मेरे ऊपर भी वार किया, मुझे कुछ बेहोशी की, उन्होंने चीज सुंघाई जिससे मैं वहीं पर बेहोश हो गया और उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, वो लोग कहाँ गए, वो लोग कौन थे, मैं पहचान भी नहीं पाऊंगा क्योंकि रात का अंधेरा था। अब ये सारे बयान देकर वो बात खत्म हो जाती है। अब इधर जब सुबह होते होते लोगों को पता चलता है कि नेताजी की बीवी के साथ रात को हाईवे पर यह हादसा हुआ है, उनके साथ लूटपाट की गई है, उनको मार दिया गया है। अब लोग धरना देना शुरू कर देते हैं और धरना भी उसी हॉस्पिटल के बाहर देते हैं जहां पर लिप्सी की लाश रखी हुई थी और उन अनोख मित्तल एडमिट थे। इधर लिप्सी का पोस्टमार्टम हो जाता है और जो अनोख मित्तल होते हैं उनकी भी कुछ ब्लड सैंपल लिए थे, उनकी भी रिपोर्ट्स आ जाती है। अब इधर पुलिस भी अपनी तहकीकात में लगी हुई है, तफ्तीश में लगी हुई है, लेकिन पुलिस के ऊपर एक अलग ही प्रेशर पड़ने लगता है क्योंकि इधर मामला एक नेता की बीवी का भी था। लोगों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, कुछ नेताओं के कॉल भी पहुंचे, पुलिस के भी कुछ जो बड़े आला अफसर थे उनका भी दबदबा था, दबाव था। अब जब अनोख मित्तल को पता चलता है कि बाहर ऐसे ऐसे प्रदर्शन हो रहा है, धरना दे रहे हैं लोग उनकी बीवी के लिए, तो वो खुद भी वहां से उठते हैं और धरने पर आकर बैठ जाते हैं और लगातार मांग करते हैं कि मेरी बीवी के जो भी कातिल हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनका पता लगाया जाए। अब इधर पुलिस अपने तरीके से तहकीकात कर ही रही थी, तभी पुलिस को एक क्लू मिलता है। पुलिस को पता चलता है कि जो अनोख मित्तल कह रहे थे कि उनको बेहोशी की कोई दवा सुंघाई गई है, दरअसल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जो उनकी ब्लड रिपोर्ट आई थी उसमें कहीं भी ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई दी जिससे उनको कोई नशीला पदार्थ सुंघाया गया हो या उनके ब्लड में गया हो। अब पुलिस को यहीं से थोड़ा सा शक अनोख मित्तल पर हो जाता है कि जो बंदा अपने बेहोश होने की बात कर रहा था और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है तो वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। तभी अनोख मित्तल की कॉल डिटेल्स भी निकाली जाती है, उनके मैसेजेस, उनका फोन चेक किया जाता है तो पता चलता है कि रात लगभग 12:30-1 बजे के बीच में एक फोन से मैसेज भी किया गया था एक नंबर पर और उसमें लिखा गया था डन, यानी कि DONE डन।
इतना सा लिख के वो मैसेज छोड़ दिया गया था। अब जब मैसेज जिस नंबर पर गया था उस नंबर की तहकीकात की गई, उस पर बात की गई, तो पता चला ये उसी लड़की का नंबर है जिससे अनोख मित्तल रिलेशनशिप में थे, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी। अब जब और लोगों से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि भाई इसी के चलते लिप्सी और अनोख मित्तल में आपस में अनबन रहती थी। ये जो थी अनोख मित्तल की गर्लफ्रेंड ही है। अब पुलिस को पूरा शक अनोख मित्तल पर हो जाता है और इत्तेफाक देखिए, इत्तेफाक से उस रात जो वो लुटेरे थे उनमें से एक बंदा पुलिस के हाथ भी चढ़ जाता है, पकड़ा जाता है। अब जब पुलिस उससे सही से पूछताछ करती है अपने ढंग से, तो वो कबूलता है कि अनोख मित्तल ने उसे 50,000 पेशगी दी है और 2.5 लाख रुपए में पूरी सुपारी तय हुई है। लेकिन अब पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि वो एकदम से इतने बड़े नेता, इतने बड़े कारोबारी को अरेस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि पब्लिक भी थी, रिश्तेदार भी थे। अब वो पब्लिक के बीच जाकर अनोख मित्तल से कहते हैं कि हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है, कुछ आपके बयान रिकॉर्ड करने हैं, कुछ आपके जो है अभी मेडिकल भी होना है, क्योंकि हमें आगे पूरी रिपोर्ट सबमिट करानी होती है, तो लिहाजा आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए चलिए, थोड़ी देर बाद आप आ जाइएगा। अनोख मित्तल भी उनके साथ चल देते हैं। अनोख मित्तल को कहीं से भनक भी नहीं थी कि मेरा सारा भांडा फूट चुका है, मेरे बारे में पता चल चुका है, लिहाजा वो पुलिस के साथ बैठकर चल देते हैं। अब पुलिस उनको हॉस्पिटल ना ले जाकर, मेडिकल ना कराकर सीधा पुलिस स्टेशन ले आती है। पुलिस स्टेशन लाने के बाद में जो पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार किया था उसको लाकर सामने बिठा देती है। जब आमने सामना होता है तो अनोख मित्तल के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, वो फंस जाता है बुरी तरह। पुलिस जब पूछताछ करती है तो अनोख मित्तल सारी की सारी कहानी सीरीज से पुलिस को सुनाना शुरू कर देता है कि किस तरीके से उसने पूरे हत्याकांड की साजिश को रचा था। वो बता देता है कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट पर जो है सुपारी किलर बुलाए थे, अपनी बीवी की 2.5 लाख में सुपारी दी, हम रिजॉर्ट से में गए खाना खाने के लिए। मेरा प्लान यही था कि मैं सबको दिखाऊं कि हम बहुत खुश हैं। फिर प्लान के हिसाब से मैंने इनको बता दिया था सुपारी किलर को कि मैं एक हाईवे पर एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकूंगा और पार्किंग लाइट ऑन करूंगा। पार्किंग लाइट ऑन करना एक इशारा था, एक सिग्नल था, जिससे तुम्हें पता हो जाए कि रास्ता बिल्कुल साफ है, तुम लोग आ सकते हो और मेरी बीवी को मार सकते हो। इसी तरीके से उन्होंने पूरा काम किया, जिस तरीके से उन्होंने सुपारी किलर को सारी प्लानिंग बताई थी। अब पुलिस के सामने जब पूरा इकबाले जुर्म हो जाता है, पुलिस भी अपनी चार्जशीट फाइल करती है, इधर और लुटेरों को भी पकड़ा जाता है। सारे जो है पूरे लुधियाना में ये बात फैल जाती है कि नेताजी ने खुद अपनी बीवी को मरवाया है। तो ये थी एक ऐसी कहानी जिसमें एक आदमी के पास सब कुछ था, पैसा भी था, शोहरत भी थी, बीवी भी थी, सब कुछ था, लेकिन उसकी एक गलती से अब ना तो उसकी बीवी रही और जिस गर्लफ्रेंड के चलते उसने सारे काम को अंजाम दिया वो गर्लफ्रेंड भी नहीं मिल पाएगी, ना ही उससे शादी हो पाएगी, क्योंकि इस केस में अनोख मित्तल को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। और जो 2 मासूम बच्चे थे वो अनाथ हो गए पूरी तरीके से, क्योंकि माँ भी नहीं रही, उनकी माँ को बाप ने ही छीन लिया और अब बचा बाप, वो भी पूरी जिंदगी जेल में बिताएगा। तो कभी कभी जो हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहें या इस तरह के रिश्ते कहें, उनका अंजाम इसी तरह देखने को मिलता है। तो हमें इन सब चीजों से दूर ही रहना चाहिए। एक गलती की सजा, अगर हमारा रिश्ता हम बचा नहीं पा रहे तो उसको छोड़ देने में ही भलाई है। किसी की जान लेने का हक हमें ऊपर वाला या कोई भी नहीं देता है, सबको जिंदगी जीने का पूरा हक है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, अगर आप इसी तरह क्राइम की कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक कमेंट से एक मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि मैं इसी तरह रोज आपके सामने सच्ची और पूरी ईमानदारी के साथ कहानी लेकर के हाजिर हो जाऊं। तो कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।